Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली आपका यूजीसी नेट पेपर 1 कि यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन सिस्टम से 2 पार्ट्स कवर किए हैं, जिसमें कि हमने एक पार्ट में कवर किया था कि इवोल्यूशन होता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा था एंड कुछ टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन पढ़े थे। अभी टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उन्हीं को हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। तो हमने प्रीवियसली ये पार्ट जो है वो कवर कर लिया था कि इवोल्यूशन क्या होता है। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने थे कि मूल्यांकन करना क्यों होता है ज़रूरी और किस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशन भी देखी थी कि इवोल्यूशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों करना इनको ज़रूरी है, करने से क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा कि क्या कार्य रहता है इवोल्यूशन का। टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन हमने देखा कि कितनी टेक्निक्स है इवोल्यूशन की। हमने 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यहाँ पर पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। तो किन किन टाइप्स के इवोल्यूशन होते हैं, इनमें से हमने प्लेसमेंट इवोल्यूशन को डिस्कस कर लिया था एंड फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया था ड्यूरिंग दी आपके कोर्स होता है ये। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा डायग्नोस्टिक सेंटर। तो वहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो उस डायग्नोस्टिक सेंटर का जो मतलब होता है वो यही होता है कि वहाँ पर आपको जो भी बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है। क्या होता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से आपके पेट में क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगता है कि आपको इन्फेक्शन है, आपको स्टोन है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है। ठीक है, तो ये सब एक्सरे होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ये सब हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ये सब क्या है, डायग्नोस करना होता है किसको, इलनेस को, कि बीमारी क्या है बेसिकली उसको डायग्नोस करने के लिए ये सब किया जाता है। ऐसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन होता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या होता है, इस इवोल्यूशन में फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम वेयरएस डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाइज द कॉजेज ऑफ सच प्रॉब्लम्स। अब देखिए, फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस में तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हमें यानी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम का पता लगाते हैं कि बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, कहाँ वीक हो रहा है। लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक आपका एवोल्यूशन है, यहाँ पर हम ये पता लगाते हैं कि ये जो परेशानी है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका कारण क्या है, किस वजह से ये परेशानी आ रही है। तो जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, अब आपको फीवर आ रहा था, ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है कि फ़ीवर आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ गई कि आपको फ़ीवर आ रहा है। बट फीवर आ क्यों रहा है, क्योंकि आपको है टाइफाइड। फीवर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको है टाइफाइड। और आपको टाइफाइड है, इसका पता कैसे लगेगा, इसका पता लगेगा विडाल टेस्ट के द्वारा। और विडाल टेस्ट कहाँ होगा, लेबोरेटरी में होगा, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर पर होगा। तो वही है कि इवोल्यूशन में, एजुकेशन सिस्टम में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, वो प्रॉब्लम का
पता लगाता है, वही जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है वो उसके कारण का पता लगाता है कि उस परेशानी का कारण बेसिकली है क्या। इट इज़ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव दैन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। हमने देखा कि जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, आप लोग देखते ही हैं ना, वो 20 मार्क्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होता, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है या कम टाइम टेकन रहता है, कम वेटेज का होता है। लेकिन ये जो आपका डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होता है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है इस फॉर्मेटिव एवोल्यूशन के कंपैरिजन में। दिस फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स, और ये भी आपके कोर्स के दौरान ही होता है। कोर्स के दौरान की मतलब वही है, ये जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है आपका, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक हैं कि जब आप समस्या का पता अगर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उसके कारण का पता नहीं लगेगा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के या एफए के बाद आप पता लगाते हैं प्रॉब्लम का कि प्रॉब्लम क्या है, और जब आपको प्रॉब्लम पता चलती है तब आप इस प्रॉब्लम का रीज़न यानी हम कह सकते हैं कॉजेज़ का पता लगाते हैं। तो ये जो फॉर्म है इवोल्यूशन की, आपके कोर्स के दौरान होती है, क्योंकि ये जो आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है ये कोर्स के दौरान हो रहा है, और कोर्स के दौरान ही आपको प्रॉब्लम पता चल गई, उसी के दौरान आपको समस्या के कारण का पता भी लगाना है, तो ये आपका ड्यूरिंग दी कोर्स आएगा। हिंदी में देखेंगे नैदानिक मूल्यांकन, तो रचनात्मक मूल्यांकन समस्या की पहचान करता है, जबकि निदान ऐसी समस्याओं के कारणों की पहचान करता है। यह रचनात्मक मूल्यांकन से कहीं अधिक व्यापक होता है। मूल्यांकन का यह रूप पाठ्यक्रम के दौरान होता है। नेक्स्ट है हमारा समेटिव इवोल्यूशन। समेटिव इवोल्यूशन आप सभी को पता है कब होता है, या तो आपका 6 मंथ्स की ड्यूरेशन पर होता है, या फिर आपके कब होता है, एनुअली होता है, यानी कि ईयरली होता है। ठीक है, कब आपके हाफ ईयरली और एनुअल के एग्ज़ाम कब होते हैं, तो सितंबर में होते हैं या फिर आपके मार्च में होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि समेटिव इवोल्यूशन होता क्या है। तो ये जो हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम होते हैं यही आपका समेटिव इवोल्यूशन होता है। तो दिस फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ कोर्स। हमने पढ़ा कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आपका ड्यूरिंग द कोर्स होता है, वहीं समेटिव इवोल्यूशन आपका कोर्स के एंड में होता है। दिस इवोल्यूशन जजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द कोर्स, यानी आपने जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, उस कोर्स को कंप्लीट कर या ख़त्म होने के बाद पता लगाया जाता है कि कितने बेहतर तरीके से आपने वो कोर्स फुलफ़िल किया है। जैसे कि आप कोई भी कोर्स करते हो, अभी मान लीजिए आपने अपना मास्टर्स किया है, आपने एमएससी किया है, आपने एमए किया है, तो ये क्या है, ये एक कोर्स हैं, और ये इनके एग्ज़ाम कब होते हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया, लेकिन पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तो पहले इसके एग्ज़ाम्स कब हुआ करते थे, ईयरली हुआ करते थे। और ईयरली में क्या टाइम रहता था, मार्च टू अप्रैल इसका टाइमिंग रहता था। तो आपका एडमिशन जुलाई टू अगस्त हो जाया करता था, और जुलाई से अगस्त के बाद आप कंटिन्यू बस अपनी स्टडी करते रहते थे, लेकिन बीच में आपका कोई भी इवोल्यूशन नहीं होता था, ये जानने के लिए कि आप जो कोर्स पढ़ रहे हैं या जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है। लेकिन लास्ट में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब होते हैं आपके एग्ज़ाम्स, और उन एग्ज़ाम्स के बाद, और ये एग्ज़ाम्स कब हुए, कोर्स कंप्लीशन के बाद, और फिर इन एग्ज़ाम्स में से पता चलता है आपके मार्क्स की। मान लीजिए आपने अपने एमएससी में 80% मार्क्स गेन किए, आपने एमए में 70% मार्क्स गेन किए, ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम था मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ आर्ट वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव था। क्लियर है? दिस इज़ ग्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ फाइनल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एक्सेट्रा। इनको हम फाइनल एग्ज़ाम या बोर्ड एग्जाम्स की तरह बताते हैं या ग्रेड करते हैं।
डिग्रीज और सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ समेटिव इवोल्यूशन। जब आपका समेटिव इवोल्यूशन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो आपको डिग्रीज प्रोवाइड की जाती है या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने अपना एमए किया होगा तो आपको डिग्री मिली होगी ना, मार्कशीट तो होगी, मार्कशीट के साथ साथ आपको डिग्री मिलती है और इस डिग्री में लिखा जाता है कि आपने अपना ये जो कोर्स है इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है विद फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न, ही बताया जाता है ना। तो यही आपका क्या है, समेटिव इवोल्यूशन है। तो समेटिव इवोल्यूशन में आपको डिग्री तो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई डिप्लोमा है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और डिग्री है तो आपको वहाँ पर डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। द टीचर्स टास्क ऑफ टीचिंग गेट्स कंप्लीट विथ समेटिव इवोल्यूशन। अब समेटिव इवोल्यूशन के साथ ही जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका कार्य भी क्या हो जाता है, उनका कार्य भी हो जाता है फिनिश्ड, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना कोर्स जो था वो कंप्लीट कर लिया और अब उनका टास्क फिनिश हो गया। उन्हें कैसे पढ़ाना था, किन किन मेथड्स का यूज़ करना था, किन टीचिंग एड्स का यूज़ करना था, उन्होंने वो सब कर लिया। नाउ उनका जो भी कार्य था वो अब ख़त्म हो गया। योगात्मक मूल्यांकन देखेंगे तो मूल्यांकन का यह रूप पाठ्यक्रम के अंत में होता है, यानी आपका आखिरी योग होता है। यह मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन करता है। इसे अंतिम परीक्षा, बोर्ड परीक्षा आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन के अंत में डिग्री या प्रमाणन प्रदान किए जाते हैं। योगात्मक मूल्यांकन से शिक्षक का शिक्षण कार्य पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्या है। ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये बेसिकली क्या होता है। चॉइस से आपको लग रहा होगा कि आपके मनपसंद की कोई चीज़ जिसका आप क्या कर रहे हो, चयन कर रहे हो। तो चयन के बेस पर क्रेडिट सिस्टम ये क्या है, आइए इसको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि यूजीसी, आपको सभी को पता है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू होता है। तो यूजीसी हैज़ इनिशिएटेड सेवरल मेजर्स टू ब्रिंग इक्विटी, एफिशिएंसी एंड एक्सलेंस इन द हायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। देश की कंट्री के हायर एजुकेशन सिस्टम में एक्सेलेंस लाने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए, उसमें इक्विटी लाने के लिए यूजीसी ने कुछ मेजर्स जो थे वो इनिशिएट करे थे, शुरू किए थे। यूजीसी ने देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में समानता, दक्षता और उत्कृष्टता लाने के लिए कई उपाय शुरू किए थे। उन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सीबीसीएस छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम, ये जो आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये क्या करता है, ये छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम, जो भी निर्धारित आपका करिकुलम होता है उसको, यानी उसमें आपका कोर आता है, इलेक्टिव या माइनर या सॉफ्ट स्किल कोर्स कुछ भी हो सकता है, में से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है। चॉइस से ही आपको पता चल रहा था कि कुछ आपको सब्जेक्ट्स या कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर आप चॉइस करते हो। जैसे कि मैं आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल दूँ, जब आप MA BA वाले स्टूडेंट हैं, MSc BSc वाले हैं, तो आपने अपने BSc में, जब आपने अपना BSc किया होगा या फिर आपने अपना MA किया होगा, तो जब इसका फाइनल ईयर आता है तो आपको एक सब्जेक्ट जो होता है वो छोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ आप अपनी चॉइस से 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं। अगर मैं BSc की बात करूँ तो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप मैथ्स ग्रुप से हैं तो आपको PCM देखने को मिलता है, अगर आप बायो ग्रुप से हैं तो आपको ZBC देखने को मिलता है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू, आपकी चॉइस होती है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से क्या छोड़ेंगे या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में से क्या छोड़ेंगे। तो यही आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, जो आपको आपके सॉफ्ट स्किल कोर्स वगैरह यानी आपके कार्यक्रम के में चयन करने का विकल्प जो है वो प्रदान करता है। CBCS प्रोवाइड्स अ चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोर्स, कोर, इलेक्टिव और माइनर और सॉफ्ट स्किल कोर्स। रिपीटेड है ये। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कोर कोर्स के बारे में कि ये जो कोर कोर्सेज होते हैं ये
क्या होते हैं। तो अगर हम कोर कोर्सेज की बात करें तो ये कोर्स कंपलसरी होते हैं फॉर स्टूडेंट के लिए एज अ कोर रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द कोर्स। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ये जो कोर कोर्सेज होते हैं ये ये रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपको एमएससी करना है, इफ़ यू वांट टू डू एमएससी, तो एमएससी करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप अगर बीएससी कर रहे हो तो आपके पास, अगर आप बायो से कर रहे हो तो आपके पास ZBC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होना ज़रूरी है। आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी जो आपका PHE और इन्वायरमेंट होता है ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर आप, ठीक है, जैसे ऐसे ही अगर आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, 10th 12th का एग्ज़ाम्स देते हैं, अब तो सिस्टम चेंज है, मैं पहले का सिस्टम बता रही हूँ जब आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो तब क्या हुआ करता था, अगर आप आपके पास ऑप्शंस होते थे कि अगर आप साइंस से जा रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना तो मस्ट है। अब मैथ्स और बायो में से आप चॉइस कर लेते थे, फिर आपको हिंदी, कंप्यूटर और PHE में चॉइस मिलती थी कि इन तीनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं CBSE बोर्ड की बात कर रही हूँ, इंग्लिश वहाँ कंपलसरी रहती थी। ठीक है, तो ये आपके कोर कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं कि ये कंपलसरी होते हैं, एक सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं स्टूडेंट के लिए एक कोर रिक्वायरमेंट की तरह, तभी वो अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों के लिए यह एक मुख्य आवश्यकता होती है कि अगर आपको अपना BSc करिकुलम कंप्लीट करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना होगा अगर आप साइंस है। इलेक्टिव कोर्स, इट कैन बी चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ पेपर्स, इट मे बी सपोर्टेड टू द डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। अब ये जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं तो इनको आप पूल ऑफ पेपर से चूज़ कर सकते हैं, ये सपोर्टिव भी हो सकते हैं आपकी स्टडी के डिसिप्लिन में। तो वैकल्पिक पाठ्यक्रम ये क्या होते हैं, इसे कागजात के समूह से चुना जा सकता है और यह अध्ययन के अनुशासन के लिए सहायक हो सकता है। अब आते हैं आपके फाउंडेशन कोर्सेज। आपने सुने होंगे फाउंडेशनल कोर्स होते हैं, जिसे कह सकते हैं हम आपके बेस कोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो बेस कोर्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं आपके अपॉन द कंटेंट दैट लीड्स टू नॉलेज एनहेंसमेंट, जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसको हम फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कंप्यूटर में O लेवल करेंगे, आपको कंप्यूटर में O लेवल करना है तो इससे पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप कौन सा कोर्स कर लीजिए, मान लीजिए आप DCA कर लीजिए, आप CCA कर लीजिए। ठीक है, कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो DCA और CCA है ये आपका फाउंडेशन कोर्स है, जिससे कि आप आगे बढ़ेंगे O लेवल की तरफ। तो यह कोर्स उस सामग्री पर आधारित है जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाती है। UGC has recommended a 10-point grading system. UGC ने 10-point grading system recommend किए with the following letter grades as given below। ये देख लीजिए, ये important है। UGC ने निम्नलिखित अक्षर ग्रेड के साथ 10-point ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश की। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहे लेटर ग्रेड और ये रहे आपके ग्रेडिंग पॉइंट्स। तो अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग है, कोई स्टूडेंट की कोई भी एक्टिविटी आउटस्टैंडिंग है, तो अगर आप उसे लेटर में ग्रेड्स दे रहे हैं तो आप O लिखेंगे, अगर आप उसे ग्रेडिंग दे रहे हैं तो आप उसको 10 बोलेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है यानी कि O, अगर आउटस्टैंडिंग है उसकी तो उसका ग्रेड रहेगा 10। अगर उसका A+ है यानी कि वो एक्सलेंस है तो यहाँ पे कितना ग्रेड रहेगा, 9 ग्रेड रहेगा। अगर वो सिर्फ A है यानी बहुत अच्छा है, यहाँ जो पॉइंट मार्क्स रहेंगे वो आपके 8 रहेंगे A ग्रेड के लिए। फिर B+ है यानी कि गुड है, ठीक है, नॉट सो गुड बट गुड। 6 है यानी अबव एवरेज है, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज क्या होता 5 होता और 5 से ज़्यादा है, इसलिए B वाला ग्रेड जो है वो अबव एवरेज आ जाएगा। फिर C आ गया, तो C आपका क्या है, C 5 है और 5 क्या है आपका एवरेज है। ठीक है, तो 5 को हम एवरेज कहेंगे। और 10 आउट ऑफ 4 वाला जो जिसके भी 4 मार्क्स हैं वो पास माना जाएगा आउट ऑफ दी 10। तो P फॉर पास, यानी अगर आपके 4 मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर क्या हैं,
पास हैं, और अगर आपके 0 मार्क्स हैं तो आप फेल हैं, और अगर आपका ए भी लिख के आ रहा है इट मीन्स आप क्या हैं, एब्सेंट हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। हिंदी में देख लीजिए, पत्र, ग्रेड और ग्रेड अंक, तो यहाँ पे है नहीं, ओ होना चाहिए। उत्कृष्ट के लिए है 10, ए उत्कृष्ट के लिए है 9, ए बहुत ही अच्छा 8, बी अच्छा 7, बी औसत से ऊपर 6, सी औसत 5, बी पास 4, एफ विफल 0 एंड ए बी अनुपस्थित 0। अब हम जानेंगे ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ऑप्शंस आर अवेलेबल टू स्टूडेंट्स टू चूज़ इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज टू। यहाँ ये जो CBCS सिस्टम है, इसके द्वारा स्टूडेंट के लिए ऑप्शंस होते हैं कि वो इंटर या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को भी चुन सकते हैं। Teacher guides student on the basic of the IQ level of an individual student. A teacher helps student to select courses. यहाँ पर क्या हो सकता है, टीचर स्टूडेंट को गाइड कर सकता है, ठीक है, उसके IQ लेवल की बेसिस पे कि किसका IQ लेवल कितना है, किसको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। और टीचर जो होता है वो स्टूडेंट को कोर्स सेलेक्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। इट प्रमोट्स ग्रुप वर्क, रिसर्च एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये जो CBCS है ये किसको प्रमोट करता है, ये ग्रुप वर्क को प्रमोट करता है, ये रिसर्च को प्रमोट करता है, और ये कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट को क्या करता है, प्रमोट करता है। इट गिव्स प्रोस्पेक्टस टू द लर्नर टू अर्न सर्टिफिकेशन। ये लर्नर्स को, अधिगमकर्ताओं को प्रोस्पेक्टस प्रदान करता है जिससे कि वो क्या करें, सर्टिफिकेट पाएँ थ्रू अ वॉक इन वॉकआउट अप्रोच, वॉक इन या फिर वॉकआउट अप्रोच के ज़रिए। ग्रेटर फ्लैक्सिबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन चॉइस ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज के चॉइस में इनको काफ़ी ज़्यादा लचीलापन देखने को मिलता है। स्टूडेंट कैन चूज़ कोर्सेज एट बेसिक और एडवांस लेवल। स्टूडेंट बेसिक और एडवांस लेवल पर अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल। CBCS के थ्रू स्टूडेंट्स को मदद मिलती है जॉब ओरिएंटेड स्किल्स में। स्टूडेंट मेक प्रोग्रेस एट देयर ओन स्पीड। स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं अपनी खुद की स्पीड पर। इट हेल्प्स हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। ये हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड स्टूडेंट को कि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट जो है वो गेन कर सकें। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS के लाभ सिंपल से हैं, बस याद करने हैं, ऑप्शंस के थ्रू आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो छात्रों के लिए अंतर बहु विषयक पाठ्यक्रम भी चुनने के विकल्प उपलब्ध हैं। शिक्षक व्यक्तिगत छात्र के IQ स्तर के आधार पर छात्रों का मार्गदर्शन करता है। एक शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम चुनने में मदद करता है। यह समूह कार्य, अनुसंधान और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। ये शिक्षार्थी को वॉक इन वॉकआउट दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमाणन अर्जित करने की संभावनाएं देता है। छात्रों को पाठ्यक्रमों के चयन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जाता है। छात्र बुनियादी या उन्नत स्तर पर पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। यह छात्रों को नौकरी उन्मुख कौशल हासिल करने में मदद करता है। विद्यार्थी अपनी गति से यहाँ पर प्रगति करते हैं और यह अत्यधिक प्रेरित छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर वीडियो। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, क्योंकि अब हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट रह गया हो तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक रह गया है, इसको भी एक बार कराएं तो हम वो टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू अस टीचिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे कंसेप्ट या जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई बाई चांस छूट जाए तो आप हमें रिमाइंड करा दीजिएगा। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम अपना रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।